चलिए, तो भू राजस्व व्यवस्था हम लोग देख लिए थे, है ना। ये अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त, है ना। ये क्या है, किसने लागू किया था, किस संदर्भ में लागू हुआ था, कितना परसेंट लागू हुआ था, टैक्स का रेट क्या था, किन क्षेत्र में किसने क्या लागू किया था, ये सभी चीजें हम लोगों ने देख ली थी। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से उनकी जो अंग्रेजों की पॉलिसी थी, उसके माध्यम से हमारा जो भारत का उद्योग धंधा था, है ना, जो इंडस्ट्री था, वो भी किस प्रकार से इम्पैक्ट हुआ था, है ना, किस प्रकार से वो भी प्रभावित हुआ था। ये सारी चीजें भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है। तो हम लोग को अब देखना था कि भारत में जो कुछ भी उद्योग स्थापित हुए, है ना, वो उद्योग उद्योग क्या थे। ठीक है। वो किस तरह के उद्योग जो थे वो स्थापित हुए थे, और उनको स्थापित करने के पीछे का मोटिव क्या था। तो थोड़ा सा लिखेंगे, भारत में उद्योगों का विकास। हाँ, एक शॉर्ट हेडिंग बनाएंगे, भारत में उद्योगों का विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। ठीक है। यहां से कुछ उद्योग धंधे जो स्थापित हुए, तो वहां से कभी कभी सवाल बन जाता है आपको, है ना, कि कौन से उद्योग स्थापित हुए थे। तो भारत में उद्योगों का विकास। तो पॉइंट बना करके इसमें जो फैक्ट्स है वो आप लिख लेंगे। पहला लिखेंगे कि भारत में पहला कपड़ा मिल, फर्स्ट टेक्सटाइल मिल, भारत में पहला कपड़ा मिल 1853 में, पहला कपड़ा मिल 1853 में, 1853 में कावस जी नाना भाई, कावस जी कावस जी नाना भाई के द्वारा स्थापित की गई थी। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल इन इंडिया established in 1853 by the कावस जी नाना भाई। ठीक है। तो पहला कपड़ा मिल भारत में कब स्थापित हुआ, पहला कपड़ा मिल 1800, बंबई में, पहला कपड़ा मिल 1853 में बंबई। ठीक है, बंबई में। क्लियर है। नेक्स्ट, अब नोट करके लिखेंगे कि सूती, सूती यानी कि कॉटन, कि सूती वस्त्र उद्योग में भारतीय पूंजीपतियों की पूंजी लगी थी। सूती वस्त्र उद्योग में भारतीय पूंजीपतियों की पूंजी लगी थी। सूती वस्त्र उद्योग, है ना। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कैपिटल इन्वेस्ट हुआ था, ये कैपिटल किसका इन्वेस्ट हुआ था, भारतीयों का, है ना। सूती वस्त्र उद्योग में भारतीय पूंजीपति का पैसा लगा था। ठीक है, भारतीय पूंजी, इंडियन कैपिटल लगा था। नेक्स्ट लिखेंगे कि 1855 में, 1855 में रिसडा, बंगाल में है, रिसडा,
रिसड़ा, श्रीरामपुर में पहला जूट कारखाना स्थापित हुआ था। पहला जूट कारखाना ना, पहला जूट कारखाना स्थापित हुआ था। ठीक है, जूट फैक्ट्री है ना। तो पहला जूट कारखाना स्थापित हुआ। और नोट करके लिख लेंगे कि इसमें यूरोपियन की पूंजी लगी थी। इसमें यूरोपियन की पूंजी लगी थी। हाँ, जूट वाला में यूरोपियन का पैसा लगा था, है ना, यूरोपियन पूंजी। टेक्सटाइल वाला में, कॉटन में किसका लगा था? भारतीयों का लगा था, है ना। कॉटन में भारतीयों का पैसा लगा था और इसमें यूरोपियन का पैसा लगा था। नेक्स्ट देंगे कि 1884 में 1884 1884 में द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1884 में। द इंडियन जूट मिल एसोसिएशन की स्थापना हुई थी बंगाल में, की स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट 1889 में 1800 बंगाल आयरन स्टील कंपनी स्थापना हुई। बंगाल आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, बंगाल आयरन स्टील कंपनी की स्थापना हुई। नेक्स्ट 1907 में, 1907 में टाटा टिस्को की स्थापना हुई थी। 1907 में टिस्को की जिन्होंने जगह नाम पे है ना, तो झारखंड में। ठीक है, तो 1907 में टिस्को की स्थापना हुई। नेक्स्ट लेंगे टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी 1910 में स्थापित हुई। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनी 1910 में स्थापित हुई।
ना, फाइनेंस का था। क्या हुआ जी ऑनलाइन सब सर, साउंड इशू चल रहा है अरविंद कुमार। क्या दिक्कत हो रही है साउंड की भाई? सबको दिक्कत हो रही है केवल अरविंद? मैनेजमेंट टीम को कॉल कीजिए, आपके पास नंबर होगा। मैनेजमेंट के लोगों को कॉल कीजिए, कहिए कि साउंड नहीं आ रहा है। क्या करेंगे यहाँ से? फोन करिए, बोलिए कि साउंड नहीं आ रहा है। लगा के सब नहीं आ रहा है, पूरा एकदम कमेंट करके भर ले है सब। साउंड नहीं है सर, ध्यान दीजिए, ध्यान देने से ठीक हो जाएगा साउंड। हाँ, साउंड ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ पर दूसरा माइक लगा दीजिए ना। ये तो चल रहा है मतलब, तो लाइट है इसमें। हाँ, दूसरा लगा दीजिए। रुक जाओ भाई। कॉल कर दिए अरविंद कुमार, कॉल कर दिए तो बढ़िया की। एक बात है कि ऑफलाइन में आ जाओ सब, तो ये ऑनलाइन के चक्कर में पड़ता है सब, है ना? ऑनलाइन ऑनलाइन
हो गया। चलिए कमेंट को थोड़ा सा ये कर दीजिए, अपलिफ्ट कर दीजिए। हाँ अभी मजा नहीं आ रहा है सर, साउंड इश्यू हो जाता है। साउंड इश्यू हो जाएगा तो मजा कैसे आएगा, है ना। सारा सारा खेल तो बतिये में है हमारा, अब बतिये आपके पास नहीं पहुंच रहा तो कहाँ से आएगा मजा। अभी बताइए, अभी जा रहा है आवाज। पिंटू, अरविंद, कविता, सुलेखा, बताइए। ये बात, ये लोग नामुओ सुन के हंसता है, नामुआ में क्या दिक्कत है जी। हाँ हाँ आ रहा है, आओ भाई जरा है, थोड़ा सा इसको कमेंट हुआ कोई करिए। अब ठीक है, चलिए ठीक। तो आ जाइए, है ना। तो हम लोग 1916 का बात कर रहे थे कि हम्म अच्छा अजय जी, एक क्लास कंप्लीट होगा ना, एक काम कीजिएगा, एक किसी का भी नोट्स ले लीजिएगा, उसका फोटो खींच के लोग के ग्रुप में डलवा दीजिएगा, ठीक है। तो जिन लोगों का छूटा है, नहीं इसको तो नहीं मिटाया है, तो अभी चल रहा है, ठीक है। ठीक ठीक। तो जैसे कुछ कुछ बात है कि लिखा हुआ नहीं भी, एक आध दो पॉइंट है ना, तो इसके लिए आपको, हाँ बाकी सब तो लिखा हुआ है, मैक्सिमम लिखा हुआ है। चलिए तो हम लोग अभी बात कर रहे थे प्रथम औद्योगिक आयोग के संबंध में, कि पहला औद्योगिक आयोग जो था वो 1916 में बना था, है ना। तो लिख लेंगे कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन एस्टेब्लिश्ड इन 1916, पहला औद्योगिक आयोग का गठन 1916 में किया गया था, ठीक है। अच्छा ये सब 1910 तक लिखे हुए सर, 1910 के बाद। अच्छा ठीक है, मैं एक एक पॉइंट बोलता हूं, लिख लीजिए 1910 के बाद, बस दो तीन पॉइंट ही छूटा हुआ है। ऑनलाइन वालों लिख लीजिए, 1910 के बाद लिखेंगे, आप लोग थोड़ा से बस 2 मिनट वेट कर लीजिए। लिखेंगे कि 1915 में कटनी सीमेंट कंपनी की स्थापना हुई थी। 1915 में कटनी सीमेंट कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। कटनी सीमेंट कंपनी की स्थापना 1915 में हुई थी। उसके बाद लिखना है चेम्बरलेव कमीशन 1888, ये लिखा हुआ है सामने। चेम्बरलेव कमीशन का गठन 1888 में किया गया था। चेम्बरलेव कमीशन 1888, इसका काम था फाइनेंस एवं करेंसी का जांच करना। ये फाइनेंस एवं करेंसी के जांच के लिए बना था चेम्बरलेव कमीशन, फाइनेंस एवं करेंसी के जांच के लिए 1888 में। फाइनेंस एवं करेंसी का मतलब हुआ कि वित्त एवं मुद्रा, वित्त एवं मुद्रा के जांच के लिए। इसके बाद लिखना है कि द इंडियन करेंसी मिशन, द इंडियन करेंसी मिशन 1898, है ना। द इंडियन करेंसी मिशन 1898, ठीक है। और इंडियन करेंसी मिशन को फाउलर कमीशन भी कहा जाता है। इंडियन करेंसी मिशन को फाउलर कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि फाउलर इसका अध्यक्ष था, ठीक है। इंडियन करेंसी मिशन, तो करेंसी मिशन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मुद्रा के जांच के लिए आया होगा ये भी, है ना। तो ये 1898, ठीक है। और नेक्स्ट है इसके बाद ही प्रथम औद्योगिक आयोग, प्रथम औद्योगिक आयोग। चलिए अब लिखिए, प्रथम औद्योगिक आयोग का गठन 1916 में हुआ था। चलिए कवर हो गया, ऑनलाइन वालों बताइएगा, कवर हो गया ना। तो 1916 प्रथम औद्योगिक आयोग, प्रथम औद्योगिक आयोग 1916, ठीक है। इसका अध्यक्ष लिख लेंगे साम्स हालैंड इल्वे। इसका अध्यक्ष कौन था,
इसका अध्यक्ष था चेयरमैन साम्स हालैंड इल्वे। इसके पहले अध्यक्ष थे साम्स हालैंड इल्वे। कहां से था? इंग्लैंड से था। चलिए, हाँ चलिए, ऑनलाइन वालों सब हो गया ना? सब ऐसे ऐसे कर रहा है। ये तो सबके बोलते हैं कि आके ऑफलाइन में करो, मेन बता तुम लोग सुनबे नहीं किया, तुम्हारे लोग के लिए था ना। हाँ हाँ। चलिए, तो साम्स हालैंड इल्वे जो है ये इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम औद्योगिक आयोग फर्स्ट इंडस्ट्रियल कमीशन के चेयरमैन थे साम्स हालैंड इल्वे। नेक्स्ट लिखेंगे प्रथम वित्तीय आयोग फर्स्ट फाइनेंशियल कमीशन। प्रथम वित्तीय आयोग, तो प्रथम वित्तीय आयोग कब बना था? फर्स्ट फाइनेंस कमीशन। प्रथम वित्तीय आयोग 1921, 1921, 1921, प्रथम वित्तीय आयोग 1921। नेक्स्ट ओटावा करार। ओटावा करार, ओटावा करार बोले तो मतलब कि समझौता ओटावा कनाडा में है ना? ओटावा कनाडा में है तो ओटावा एग्रीमेंट कह सकते हैं आप इसको, ओटावा करार। ये हुआ था 1932 में। व्यापार संबंधी समझौता था, 1932 में हुआ था ओटावा करार। हाँ, ओटावा एग्रीमेंट या ओटावा ट्रीटी। ठीक है, नेक्स्ट एक समझौता था, व्यापार संबंधी समझौता। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड एग्रीमेंट। इसके बाद लिखेंगे पहली बार साख समिति का सुझाव। साख समिति बोले तो क्रेडिट कमिटी, ये जो क्रेडिट कार्ड बनता है ना, एक होता है डेबिट कार्ड, एक होता है क्रेडिट कार्ड, है ना? डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है जी? हम्म, हाँ, एगो है कि आपको लिमिट में रखता है डेबिट कार्ड, वो बार बार बताएगा कि इतना बच गया, इतना हो गया, अब रहने दो, अब स्टॉप करो, अब जो खर्चा मत करो। एक होता है क्रेडिट कार्ड, वो कर्जा खोर बनाएगा, है ना? वो कर्जा खोर, वो कहेगा नहीं कि लेते रहो, क्या दिक्कत है ना? हाँ, अभी लेते रहो, है ना? और उसके बाद जैसे ले लीजिएगा ना, उसके बाद तगादा मारना शुरू करेगा और मैसेज आना शुरू होगा कंपनी का, बैंक का, है ना? पैसा कब है? आए, क्या हुआ जी? क्या बोल रहा है? हैं? मोटी आ गया जी बोल के, बोलना चाहिए, क्या बोल रहा है? हैं? चलिए, तो आगे आइए। तो यहां पर लिखेंगे पहली बार साख समिति का सुझाव। पहली बार साख समिति का सुझाव फ्रेडरिक निक्सन ने दिया था। साख क्रेडिट कमिटी, है ना? हाँ, रिकमेंडेड बाय फ्रेडरिक निक्सन। पहली बार साख समिति का सुझाव फ्रेडरिक निक्सन ने दिया था। हाँ, फ्रेडरिक निक्सन ने दिया था 1832। 1932 लेंगे, 1932, 1932, 1932। ठीक है, चलिए नेक्स्ट विट्रे कमीशन। विट्रे कमीशन, विट्रे कमीशन
किससे संबंधित था? तो बिट्रे कमीशन संबंधित था श्रम सुधार से, लेबर रिफॉर्म। ये किससे संबंधित था? बिट्रे कमीशन लिखा हुआ है ना। और ये लेबर रिफॉर्म से संबंधित है, यानी कि मजदूरी सुधार, ठीक है, या मजदूर सुधार या श्रम सुधार, ठीक है, श्रम सुधार 1932, ठीक है। क्या? हाँ, मजदूरों के क्या काम रहेगा, उनकी छुट्टियां कितनी रहेंगी, इन सभी संबंध में इसमें काम किया गया था, ठीक है। तो इसका संबंध बेसिकली किससे था? मजदूरों से, ठीक है। क्या? 8 घंटे का फिक्स था? 8 घंटा कराया जाएगा, लेकिन 8 घंटा बस डायरी पर फिक्स था। स्लेब कंट्री था, गुलाम का कोई टाइम होता है ना। आप किसी का गुलाम बन जाइएगा, कोई टाइम रहेगा? कोई टाइम नहीं, है ना। जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहां पर है कि चलो ठीक है, लेकिन अगर किसी के आप स्लेब बन गए, किसी का गुलाम बन गए, है ना, कोई आदमी इतना आपको कर्जा दे दिया, अब आप उसको रिटर्न करने की स्थिति में नहीं है, अब उससे काम करवा रहा है, तो उससे कहिएगा कि 8 घंटा काम करेंगे, है ना। नियम का बात बताइएगा तो तुरंत कहेगा कि हमारे पैसा वापस करो, है ना। नहीं कर पाइएगा तो फिर वो आपसे अनियमित तरीके से, उस समय तो हमारा पूरा देश गुलाम ही था, तो एक कागज पे, डॉक्यूमेंट्री पे एक नियम बनता था, लेकिन वो नियम इंप्लीमेंट नहीं होता था। इसलिए तो कल मैंने आपको बताया था कि दादा बनर्जी ने क्या कहा, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ना, कि रूल तो चल रहा था ब्रिटेन का, लेकिन ब्रिटेन वाला रूल इंडिया में नहीं था, है ना। उससे डिफरेंट इंडिया को एक्सप्लाइट करने का पूरा प्रोसेस जो है सो चल रहा था, और वही चीज यहाँ पे हो रही थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिखेंगे, लिखेंगे कि 1860 ईस्वी में, नोट करके लिखेंगे, 1860 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा सबसे ज्यादा पूंजी निवेश रेलवे में किया गया। पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेलवे में किया गया। ठीक है। ये भी कट गया, हाँ। चलिए, तो यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे आपके, जो इंडस्ट्रियल रिलेटेड कुछ जो काम हुआ था, कुछ उद्योग धंधे स्थापित हुए थे, है ना, अंग्रेजों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, उस संबंध में। चूंकि कल हम लोगों ने बात किया था विऔद्योगिकरण का, कि परंपरागत उद्योगों का पतन हुआ, लेकिन नए उद्योगों का विकास उसके जगह पर नहीं हुआ। लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में जहां से अंग्रेजों को लाभ की संभावना थी, अंग्रेजों को लगता था कि हमें लाभ होगा, लाभ मिलेगा, वैसे क्षेत्रों में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। क्लियर है? तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब एक हेडिंग बनाएंगे, भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेलवे का विकास। भारत में रेलवे का विकास, ठीक है, रेलवे डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत में रेलवे का विकास जो हुआ, इसके विकास के क्या उद्देश्य थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे? तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उससे ये क्लियर होता है कि ये भारत के हित में तो नहीं था, है ना। इसी वजह से आलोचकों ने इसकी आलोचना की और इसके बारे में अपनी बातें कही, कि ये भारत के विकास के लिए नहीं, बल्कि अंग्रेज अपने ही विकास या अपने ही आवश्यकता के पूर्ति के लिए इसको बनाए थे, ठीक है।
तो इसमें देखेंगे आप इसका कि भारत में रेलवे का स्थापित करने का उद्देश्य, भारत में रेलवे को स्थापित करने के पीछे का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव, है ना। रेलवे को जो स्थापित किया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या था। उसके बाद विकास, विकास और निर्माण प्रक्रिया, विकास और निर्माण प्रक्रिया, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। और प्रभाव, इम्पैक्ट, किसका भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा था इसके विकास का, ठीक है। तो उद्देश्य क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में रेलवे के विकास का ऑब्जेक्टिविटी क्या था, क्यों भारत में रेलवे का विकास हुआ, तो क्या होगा कारण। हम्म, रेलवे वहां तक पहुंच गया, ठीक। लिखेंगे थोड़ा सा, उद्देश्य लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आर्थिक विकास से प्रेरित न हो करके, आर्थिक विकास से प्रेरित न हो करके, आर्थिक विकास से प्रेरित न हो करके व्यवसायिक और सैन्य हितों से प्रेरित था। आर्थिक विकास से प्रेरित न होके, है ना, आर्थिक विकास से प्रेरित न होके, किससे प्रेरित था, सैन्य एवं व्यवसायिक हितों से प्रेरित, ठीक है ना। इट्स नॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट्स कंप्लीटली इन्फ्लुएंस फ्रॉम मिलिट्री एंड बिजनेस प्रोसेस, ठीक है। इट्स नॉट इन्फ्लुएंस फ्रॉम इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इट्स कंप्लीटली इन्फ्लुएंस फ्रॉम मिलिट्री एंड बिजनेस अप्रोच, ठीक है। तो इसका जो इन्फ्लुएंस हो रहा था वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं था, ये नहीं सोच रहा था कि इससे भारत का विकास होगा, है ना, ये इससे हम भारत का विकास करा देंगे। भारत के विकास के संदर्भ में ये बिल्कुल भी नहीं सोच रहा था, ये उससे अलग सोच रहा था, ठीक है। तो अलग क्या सोच रहा था, ये सोच रहा था कि हमारा अपना बिजनेस कैसे अच्छा होगा, हमारा अपना मिलिट्री रूल कैसे ठीक हो पाएगा। अब से 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ, तो इसको दबाने में लोग को रेलवे के माध्यम से बहुत आसानी हुआ। हम लोग के यहाँ का जो आदमी सब था, विद्रोह करने के लिए घोड़ा से जाता था, जाते थे टाइम लगता था, ये सब तुरंत ट्रेन से पहुंच जाता था कहीं, अब पहुंच करके तुरंत वहां उपाय कर देता था। तो इन लोग का मिलिट्री हित भी पूरा हुआ। अब व्यवसायिक हित, कर वसूल लिया, टैक्स वसूल लिया, जहां जहां से टैक्स चाहिए था वसूल लिया, रॉ मटेरियल मन भारत के कोना कोना से मंगा लिया, और तैयार जो मटेरियल मिलिट्री और बिजनेस अप्रोच था। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, निर्माण और विकास प्रक्रिया। तो ये निर्माण और विकास प्रक्रिया जो है, ये आप देखेंगे तो ये 3 चरणों में हुआ है। कितने चरणों में, 3 चरणों में, ना। प्रथम चरण, फर्स्ट फेज,
द्वितीय चरण, और तृतीय चरण। तो फर्स्ट फेज है 1850 से 1869 ना। सेकंड फेज है 1869 से 1882। ठीक है। एंड थर्ड फेज है 1882 से 1924। ठीक है। क्लियर है। तीन चरणों में हुआ। फर्स्ट फेज 1850 से 1869, सेकेंड फेज 69 से 82, और थर्ड फेज 82 से 24। रेलवे के विकास के हर फेज को भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसका अलग अलग नाम है। इसका नाम क्या है? तो फर्स्ट फेज को क्या कहते हैं? फर्स्ट फेज में जो रेलवे का विकास हुआ, जिसमें पहली रेलवे चली भी थी मुंबई से थाने तक, तो इसको कहते हैं पुरानी गारंटी प्रणाली। इसको क्या कहते हैं? पुरानी गारंटी प्रणाली, ओल्ड गारंटी सिस्टम। ठीक है। इसको क्या कहते हैं? पुरानी गारंटी प्रणाली। ठीक है। हाँ, फर्स्ट वाले को वहीं पे लिखा हुआ है ना, सेकंड वाले में लिखा हुआ है ना, क्लियर दिख रहा है इसमें। ठीक है। पुरानी गारंटी प्रणाली। ओके। नेक्स्ट आइए, द्वितीय चरण, सेकंड फेज, है ना। सेकंड फेज है 1869 से 1882। इसको कहते हैं प्रत्यक्ष नियंत्रण का काल, डायरेक्ट कंट्रोल फेज। प्रत्यक्ष नियंत्रण का काल। ठीक है। डायरेक्ट कंट्रोल फेज, प्रत्यक्ष नियंत्रण का काल। और थर्ड लिखेंगे नई गारंटी प्रणाली। ये क्या है? ये है नई गारंटी इसको कहते हैं थर्ड फेज को नई गारंटी प्रणाली। ठीक है। नई गारंटी सिस्टम। तो नई गारंटी प्रणाली, इसका टाइम है 1824 से सॉरी 1882 से 1924। ठीक है। तो इसको नई गारंटी प्रणाली कहते हैं। अब है कि ये गारंटी प्रणाली क्या था, है ना, और किस तरीके से रेलवे का विकास अपने अलग अलग फेज में हुआ। तो आप देखेंगे इसका जो प्रथम चरण था, है ना, फर्स्ट फेज लिखेंगे, प्रथम चरण, फर्स्ट फेज। तो फर्स्ट फेज 1850 से 1869, है ना। तो फर्स्ट फेज में क्या हुआ था? तो लिखेंगे प्रथम चरण में कि इसमें रेल मार्गों का निर्माण, यानी कि रेल रूट जो था, इसमें रेल मार्गों का निर्माण निजी कंपनियों के देखरेख में होना था। रेल मार्गों का निर्माण निजी कंपनियों के देखरेख में होना था। लेकिन नियंत्रण
पूरी तरह से, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह से सरकार के हाथों में था। लेकिन पूरी, हाँ, लेकिन नियंत्रण पूरी तरह सरकार के हाथों में था। ठीक है, मैंने प्राइवेट कंपनी इसको बना रही थी, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा था? सरकार कर रही थी। देखरेख पूरा जो था वो था इनका, पुरानी गारंटी प्रणाली में देखरेख प्राइवेट कंपनी का, लेकिन कंट्रोल जो था वो सरकार का था। नेक्स्ट लिखेंगे कि इसमें कंपनी को, इसमें कंपनी को उसकी पूंजी पर, इसमें कंपनी को उसकी पूंजी पर 5%, कंपनी को उसकी पूंजी पर 5% के ब्याज की गारंटी मिलती थी। 5% के ब्याज की गारंटी मिलती थी। 5% के ब्याज की गारंटी मिलती थी। ठीक है, 5% के ब्याज की गारंटी मिलती थी। मतलब जो कंपनी अपना पैसा खर्चा करती थी, तो जितना पैसा उसका लगता था, उससे सरकार उसको वादा करती थी कि हम इस पर 5% का आपको ब्याज देंगे, है ना। 5% का जो ब्याज देने का ये था, इसलिए इसको कहते थे पुरानी गारंटी प्रणाली, है ना। जिसमें क्या, ये कब से कब तक का बात है? 1850 से 1869। 1850 से 1869 का टाइम है। इसमें 1848 से 1856 तक डलहौजी था, 56 से 62 तक कैनिंग था, 63 से 64 तक एल्गिन था, 64 से लेकर के 68 तक मेयो था, ये लॉरेंस था, और 68 से लेकर के 69 तक 71 तक आपका मेयो था। ये आपका लॉर्ड मेयो के टाइम में पहली बार भारत में जनगणना हुआ था। समझ में आया? तो ये कोई एक प्रॉपर आदमी नहीं था। आपको लगता है आपका पहला क्लास है, पहला क्लास है ना? हाँ। तो इसमें जितना जो पढ़ रहा है ना, उसको सारा गवर्नर जनरल और सारा वायसराय पहले ही लिखवा के मैटर खत्म करवा दिए, है ना। कि गवर्नर जनरल ऑनलाइन में थे? कहाँ के ऑनलाइन में थे? सामने वाला है। तो वहाँ हिस्ट्री दूसरा कौन पढ़ाता है? वहाँ हिस्ट्री नहीं ना किए, हालांकि वहाँ भी हम ही हैं, लेकिन वहाँ हम हिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं, वहाँ खाली पॉलिटी पढ़ाते हैं, है ना। इसीलिए उसका कल्याण नहीं हो रहा है। जिस दिन पढ़ना शुरू कर देंगे कल्याण शुरू हो जाएगा, है ना। लेकिन हम तो कभी करते हैं कि फ्री में टाइम ना दे वो, है ना, है कि नहीं। एक क्लास तो उसके हिसाब से उसका मैटर, है ना। तो, तो जब जब तक ना करते हो तब तक तो दिक्कत होबे करेगा। प्रभाव के करो से भाई, है ना। तो कहते ना कि गांव में वो किस्सा कहता है कि दुधार गाय का लात बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं समझे? हैं? है ना। मान ली कोई गाय जो दूध दे रही है, तो उस जो किसान होता है वो सब उसका बर्दाश्त करता है कि भाई, है ना। आज जैसे ही देखता है कि अब मैटर खत्म हुआ, तो वो भी मैटर खत्म कर देता है कि नहीं। तो चलिए, तो यहाँ इसको क्या कहते हैं? ओल्ड गारंटी सिस्टम, है ना। पुरानी गारंटी प्रणाली इसको कहते हैं। इसमें रेल मार्गों का निर्माण हो रहा था, निजी कंपनियों के देखरेख में हो रहा था, लेकिन पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में था। तो निजी कंपनी फ्री में तो इन्वेस्ट नहीं ना करेगी जी। अभी भी आप देखिएगा कि कोई प्राइवेट कंपनी सब जब काम करती है, तो एगो इकोनॉमी जब आप पढ़िएगा तो वहां पर एक कंसेप्ट होता है जिसको कहते हैं पीपीपी मॉडल, ना। उसको क्या कहते हैं? पीपीपी मॉडल। पीपीपी मॉडल का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। उसका मतलब क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में क्या होता है पीपीपी मॉडल में, कि इसमें सरकार भी रहती है और प्राइवेट कंपनी भी रहती है। तो सरकार और प्राइवेट कंपनी जब दोनों रहती है,
तो जो प्राइवेट कंपनी है ये अपना पैसा लगाती है और सरकार भी लगाती है। हम लोग के यहाँ ऐसा बहुत सारा काम होता है, इसलिए कहा था कि हम लोग का अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें प्राइवेट और जो सरकारी है वो दोनों मिलकर काम करता है। तो सरकार की जिम्मेवारी तो पूरा देश है ना, तो अब सरकार के पास उतना पैसा नहीं कि सब जगह अपने पैसा से काम कराए, इसलिए सरकार प्राइवेट कंपनी को लेके आती है साथ में। तो प्राइवेट कंपनी फ्री में तो काम करेगी नहीं, वो काम करेगी तो लाभ लेगी। तो इसलिए बनता है पीपीपी मॉडल। आप देखते होंगे कि कोई नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, चाहे कोई नया सड़क बनता है, रोड बनता है, एनएच, तो जब आपकी गाड़ी वहां से क्रॉस करती है तो टोल टैक्स लगता है ना। तो टोल टैक्स में 20 रुपया, 30 रुपया, 50 रुपया जो भी लगता है वो सबको देना पड़ता है। जो भी गाड़ी उधर से क्रॉस करती है वो टोल टैक्स के रूप में जाता है। आप कोई नया स्टेशन बना रहेगा तो पे स्टेशन जाएंगे, तो स्टेशन पे जब आप टिकट लेते हैं तो एक तो आपका टिकट का पैसा लगता है, और टिकट में 5 रुपया या 10 रुपया सरचार्ज लगता है। तो उसमें वो क्यों क्यों लगता है? अब वो जाता है प्राइवेट कंपनी को, क्योंकि सरकार अपने पास तो पैसा देगी नहीं। अब सड़क बन रही तो चल आप ही ना रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा आपको मिला, तो एक तो सरकार अपना पैसा खर्चा की और साथ में प्राइवेट कंपनी भी खर्चा किया। तो एक निश्चित होता है कि हमको प्राइवेट कंपनी को कितना लाभ देना है, तो जितना लाभ देना है उतना दिन तक आपका टोल टैक्स लगेगा। टोल टैक्स जो है सो चल जाएगा कंपनी को, और जैसे ही कंपनी का टोल टैक्स पूरा हो जाता है बंद हो जाता है। बहुत बार क्या होता है, कोई कोई कंपनी को आजकल दिया जा रहा है कि मेंटेनेंस भी देखिए आप, माने कि रोड कभी खराब ना हो, है ना, तो मेंटेनेंस का चार्ज ले, तो मेंटेनेंस का चार्ज भी वहीं से जाता है, वही आप जो टोल टैक्स देते हैं, मतलब आप ही के पैसा से वो बना भी है, आप ही के पैसा से उसका प्रबंधन भी हो रहा है ना। ऐसे ही आप जब रेलवे पर जाकर के टिकट खरीदते हैं तो टिकट का भी क्या लगता है, सरचार्ज लगता है। तो 5 रुपये तो सरकार कहती है कि रेलवे बनाए हैं, स्टेशन बनाए हैं, तो यहाँ गाड़ी आप ही के लिए रुक रही है, आप ही ने यहाँ से चढ़ करके यात्रा कर रहे हैं, तो आप ही को सुविधा दिए हैं। इसलिए वहां भी जो कंपनी स्टेशन बनवाती है उसको भी पैसा आप ही के पैसा से जाता है। इसी को कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, है ना। क्या एजेंटी चार्ज सरकार नहीं लेती है। एजेंटी चार्ज हो गया कि अब वहां पे आप एजेंट लोग जो होते हैं, आप देखिए जब वहां पे गाड़ी लगता है ना, अब जैसे टेम्पू है, बस है, लोग को उठाए तो वो वहां वो लोग एजेंटी चार्ज लेता है। जिसका जमीन है वहां जो उसका ठेका जाता है ना, कि वहां पे जो जिन लोगों का जमीन है, रेलवे के पास जिसका जमीन है, अब उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। है क्या लिखा रहता है? हाँ, वो तो अलग चीज है जी, वो तो सेंट्रल जोन है ना, कि कौन जोन है ना, क्या कौन सा जोन है वो मतलब उससे पता है कि किस जोन में आप हैं, है ना, किस जोन में आप यात्रा कर रहे हैं, है ना। आप पूर्व मध्य में हैं, उत्तर पूर्व मध्य रेलवे में है ना। वो रेलवे का अपना जोन होता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो आपका रूट बताता है कि किस रूट में आपको जाना है और कहाँ आना है। एजेंटी जो होता है उसका सरकार का कोई उससे ये नहीं होता है। क्या इसे कर रहे हो? तो वो ऑक्युपाई है रेलवे का, वो रेलवे का ऑक्युपाई किया हुआ है, और रेलवे उससे उसे रूट उसका पता चलता है। ठीक है, एजेंटी एजेंटी का उससे कोई मतलब, एजेंटी का मतलब ये हुआ कि रेलवे स्टेशन के बाहर का जो फील्ड है, जहां से निकलते ही आप ऑटो पकड़ते हैं कि हमको जाना है बोरिंग रोड, हमको जाना है यहाँ यहाँ, तो क्या वो जो प्लेस जहां से आपको मिल रहा है वहां आपको एजेंटी किसको लगता है? वहां जो गाड़ी चला रहा है वो देता है वहां के मालिक को, वो देता है वहां के मालिक को कि भाई आप लीजिए, क्योंकि हम इस जमीन में अपना गाड़ी लगा रहे हैं, यहाँ से हम अपना लाभ कमा रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे उसको लगता है उसका इससे सरकार से कोई लेना देना नहीं है, इकोनॉमी से उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर इसका मतलब जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ सरकार और प्राइवेट कंपनी दोनों मिलके काम कर रही है। तो प्राइवेट कंपनी को सरकार ये वादा कर रही है कि तुम्हारा जितना पैसा इसको बनाने में लगेगा वो तुम्हारा पूंजी है, तो फ्री में तो प्राइवेट कंपनी लगाएगा नहीं, तो तुम जो लगाओगे उसका हम 5% ब्याज तुमको देंगे। ठीक है, तो इसमें सरकार उसको गारंटी देती थी, किसको? कंपनी को, कि आप पैसा लगाइए, आप बनाइए, हम आपको 5% का गारंटी देते हैं कि हम 5% ब्याज आपको देंगे। तो इसमें चूंकि सरकार गारंटी देती थी, इसीलिए इसका नाम हो गया पुरानी गारंटी प्रणाली। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट दूसरा लिखेंगे, या इसमें नोट करके एक बात लिखेंगे, नोट करके लिखेंगे कि इस चरण में कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, क्योंकि कंपनी बना रही थी, कंपनी को 5% देना है,
इस चरण में कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए, कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए आम जनता का शोषण किया गया। ठीक है, जनता का शोषण किया गया। पैसा कहां से आएगा? जनता से ना आएगा। तो जनता पर ही टैक्स इंपोज कर दिया और अधिक से अधिक जनता से पैसा वसूल करके कंपनी को देना शुरू कर दिया सब, है ना। नेक्स्ट, द्वितीय चरण, सेकेंड फेज, 1869 से 1882, जिसको प्रत्यक्ष नियंत्रण का काल कहते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल एरा, द्वितीय चरण। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें क्या हुआ, तो इसमें रेल मार्गों का निर्माण सीधे सरकार ने ही करना शुरू कर दिया, मतलब कि पूरा चीज सरकार सीधे कंट्रोल में ले ली। ठीक है, लेकिन इस काल में सरकार ने स्वयं, इस काल में सरकार ने स्वयं रेल मार्गों का निर्माण शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब पूरा नियंत्रण चूंकि सरकार के हाथ में आ गया, सरकार स्वयं ही कर रही है, तब इसका नाम क्या हो गया? प्रत्यक्ष नियंत्रण का काल, डायरेक्ट कंट्रोल एरा, कि हम सीधे क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण का काल जो है सो यहां पर शुरू हो गया। तो प्रत्यक्ष नियंत्रण का काल जब यहां पे आया, जब सारा चीज सरकार के हाथों में चला गया, गवर्नमेंट के हाथ में चला गया, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल करने लगी, तब गवर्नमेंट के पास उतना पैसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट अकेले बना लेगी। तो अब इसमें क्या करती थी कि सरकार उधार लेती थी बाहर मार्केट से। डायरेक्ट जो कंट्रोल एरा था, इसमें सरकार क्या करती थी? लोन लेती थी, उधार लेती थी बाहर से, और उस उधार पर 4% का ब्याज देती थी। जो उधार ली उस पर 4% का ब्याज देने का काम सरकार करती थी। तो इस काल में सरकार स्वयं रेल मार्गों का निर्माण किया सरकार ने, और सरकार बाहर से उधार प्राप्त करती थी। देख लेंगे, इसमें सरकार बाहर से उधार प्राप्त करती थी, यानी कि लोन प्राप्त करती थी। ठीक है, बाहर से उधार प्राप्त करती थी और उस पर 4% का ब्याज देती थी, उस पर 4% का ब्याज देती थी। ठीक है, तो जिससे उधार लेती थी उसको कितना परसेंट देती थी? 4%। अब पहला चरण में प्राइवेट कंपनी को कितना देती थी? 5% उसके पूंजी पर। ठीक है, तो यहाँ लेकिन ये वाला जो फेज था ये बहुत असफल रहा, इसमें बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया। इसमें कहा था केवल छोटी लाइनों का विकास हुआ था। हाँ, लिख लेंगे कि यह काल असफल रहा था, यह काल असफल रहा, है ना। ये क्या रहा? असफल रहा। इसमें केवल छोटी लाइनों का विकास हुआ, शॉर्ट ट्रैक जो थे वही डेवलप हुए। ठीक है, तो यहां आप इसको ध्यान रखें, इसमें कोई दिक्कत? नेक्स्ट, थर्ड फेज, 1882 से 1924 लेंगे। यह चरण पहले चरण का संशोधित रूप था, मतलब कि जो पुरानी गारंटी प्रणाली थी उसी का संशोधित कैरेक्टर था। यह चरण पुरानी प्रणाली का, यही है कि पहले वाले जो व्यवस्था थी पुरानी गारंटी प्रणाली का संशोधित चरण था। ठीक है, मतलब उसको ही संशोधित करके इसको ठीक से लागू किया गया। तो क्या था, लिखेंगे कि इसमें सरकार और निजी कंपनी
इसमें सरकार और निजी कंपनी दोनों ने मिलकर पैसा लगाया। दोनों ने मिलकर पैसा लगाया और निजी कंपनी को सरकार निजी कंपनी को सरकार 3.5%, निजी कंपनी को सरकार 3.5% ब्याज देती थी। 3.5% ब्याज देती थी। इसीलिए इसे नई गारंटी प्रणाली कहा गया। तीसरा फेज क्या कहते हैं? नई गारंटी प्रणाली। इसीलिए इसे नई गारंटी प्रणाली कहा गया। इसीलिए इसे नई गारंटी प्रणाली कहा गया और इसमें सबसे ज्यादा रेलवे का विकास हुआ। और इसमें सबसे ज्यादा रेलवे का विकास हुआ। ठीक है। हाँ, सारी कंपनी उन्हीं की थी, उन्हीं कंपनी थी, सरकार भी उन्हीं की थी, है ना। हमारे यहाँ अपना कोई तो सरकार था नहीं, उन्हीं की सरकार, उन्हीं की कंपनी, उन्हीं का अपना सब कुछ हो रहा था। पैसा हमारा रहता था, क्योंकि जो 3.5% का भी जो ब्याज जाता था, या उसमें 4% का ब्याज गया, या पहले वाले में 5% का ब्याज गया, ये सब पैसा आता कहाँ से था? ये सब पैसा भारत से आता था। सारा भारत के लोगों पर टैक्स लगता था, भारत के लोगों से पैसा निकाला जाता था, और वही पैसा कंपनी को दिया जाता था। हाँ, हमारे यहाँ मुगलों के काल से ही सिक्का ढलाता है। ठीक है। तो उससे पहले मुगलों के टाइम के बाद से ये सब जो आपके जो महत्वपूर्ण जो मुद्रा थे, यानी कि जो महंगी धातुएं थी, उनको ढालना बंद कर दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे तांबे ढाले गए, उसके बाद उसका मूल्य गिरता गया जैसे जैसे। बाद में उन्होंने 1836 में क्या कर दिया कि मुगल राज के सिक्के बंद कर दिए। तो मुगल राज के सिक्के बंद करके फिर जो सिक्के ढाले गए इंडिया के अंदर में, वो ब्रिटेन के महारानी के नाम से ढाले जाते थे, लेकिन ढाला जाता था यहीं पर। तो क्वाइंस चलते थे, पैसा चलता था यहाँ पर, लेकिन उस पर पूरा कंट्रोल उन्हीं का था। उसी के वैल्यू के हिसाब से आपसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। आपसे टैक्स कलेक्ट करके आपका जो रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे, उसके वैल्यू पर आपको पेमेंट करते थे। अब सारा चीज उन्हीं के कंट्रोल में था। राज क्या एंशिएंट हिस्ट्री में चलता था बाइटल सिस्टम, विनिमय प्रणाली, है ना। बाद में एंशिएंट्स के काल से जब मुद्रा ढला गया तो हमेशा यही चल रहा था, विनिमय प्रणाली ही चल रहा था। कौन कह रहा है? वो एंशिएंट, जब तक मुद्रा का विकास नहीं हुआ तब तक विनिमय प्रणाली। अब मुद्रा का विकास, सबसे पहले इंडो ग्रीक शासक ने गोल्ड कॉइन रिलीज कर दिया। तो कॉइन क्यों रिलीज किया था? दिखाने के लिए कि देखिए कितना बढ़िया होता है सोना का सिक्का, वैल्यू ना होता था। हाँ, जब बोल रहे हैं उसको पहले तो नहीं दिमाग के अंदर में तौल लेना है। एंशिएंट हिस्ट्री में, प्राचीन इतिहास में जब मुद्रा जारी हो गया था, तो आधुनिक काल में बिलेटरल सिस्टम चल रहा था। यहां पे होता क्या था, कभी कभी जो वस्तु विनिमय होता था वो इस स्थिति में होता था, जैसे मान लीजिए कि किसी के पास गेहूं ज्यादा हो गया, ठीक है, और किसी के पास चावल ज्यादा है। तो एक आदमी को चावल की आवश्यकता है, एक आदमी को गेहूं की आवश्यकता है। तो दोनों लोग अपना सरप्लस जो है वो लेन देन कर लेते थे। इवन हम लोग भी अपने बचपन में देखे हैं, आप लोग तो घर में पैसा मांगता था, अब पैसा जल्दी नहीं मिलता था। तो पैसा नहीं मिल रहा था, सबसे बढ़िया उपाय क्या होता था, हम लोग तो खूब किए बचपन में। गेहूं धैल है, मकई धैल है, बहुत तरह अनाज तो पूरा धैल है, लगाया दौरी में, और दुकान वाला क्या कहें लीजिए, अब दीजिए पूरा सामान, है ना, पैसा ले लीजिए उससे, है ना। बाद में घर तो धैल था इतना, हो गया इतना,
मालूम चलता है गायब हो रहा है ना। जो उठाया दे दिया, अपना सामान ले लिया, है ना। अभी जैसे गर्मी के दिन आ गया तो हाँ मलाई वाला पूरा घूमता था, तो घर वाला लोग का एकदम ध्यान रहता था कि खाने नहीं देना है मलाई, सर्दी हो जाएगा। हम लोग को रहता कि एकदम खाना है। तो हम लोग का तो क्या होता था कि जैसे कि दोपहर में तो सब लोग सो जाता है घर में, तो एक शेड्यूल है कि 9-10 बजे तक सारा काम निपट गया, नाश्ता वास्ता हो गया, सब लोग अपना सो गया। फिर 2-2:30 बजे सब लोग उठेगा अपना, फिर अपना जो दोपहर का भोजन है वो करेगा। आप बच्चा पर स्पेशली कंट्रोल की भाई एकदम गेट वेट बंद करके लॉक, है ना। तो हम लोग स्कूल से आते थे, जैसे मॉर्निंग स्कूल रहता है इस टाइम में, है ना, 12-1 बजे तक, मैंने हार्डली 11:30-12 बजे तक आदमी घर आ गया। अभी सब घर वाला सब जेल में कैद कर देता था। तो हम लोग भी देखते थे ध्यान की चाबी कहाँ रखा रहा है गेट का, है ना। तो चाबी, अब दूसरे को आदमी है तो अपना चाबी कोई ना कोई को ध्यान धर लिया कहाँ रखा रहा है। हम लोग जाके कैसे सब सो रहा है, जैसे सब सोया गेट खुल गया, है ना। गेट खोल के अपनी निकला, अपना पूरा मैटर सब किया, है ना। आगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। उससे मतलब हम लोग के यहाँ की स्थिति क्या थी कि हमारे जो दादाजी थे वो बड़े स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। तो वो अगर देख लिया ना कहीं अलबल कुछ करते हुए, तो वो तो समझिए कि वैसा उपाय करेंगे कि 3 दिन तक कम से कम याद रहेगा, है ना। तो उनका तो डर इतना था कि अगर कभी खेलने उलने में भी कहीं आदमी चल गया, और जब हम लोग आते थे तो देखते थे क्या रहे वो तो सामने ही बैठल है, तब घर में एंट्री कैसे करे, तो पता नहीं चलता। वो सब एकदम रोड सड़क का घर था, तो पीछे का कोई माध्यम नहीं है। तो बस प्रॉपर 5-7 मिनट आदमी, मतलब क्या आदमी इंतजार कर रहा था कि कोई ऐसा टाइम हो जो किसी कारण से ही घर में जाए, है ना। तो जैसे वो घर जाता तो उसे उसके मतलब विदिन सेकंड में हम लोग घुस करके छत पर सीधे, छत पर जाके छत वाले रूम में बैठते थे। अब बैठ करके आंख को इतना मिस मिस के लाल कर देते थे कि उतरे से क्या कर रहा था जी तुम, सुतल थे ऊपर आराम से, है ना। बोले सोया था। पहले तो गांव का आदमी सब तो बदमाश होता था जी, अगल बगल अपने तो बचा लिए, शाम को उन्होंने कह दिया कि देखे थे आपके पोता को आज वहां पे खेल रहे थे, अब हो गया आपका सारा मेहनत बर्बाद, है ना। अब उसके बाद हो गया मैटर खराब। तो बहुत तरह का मतलब दिक्कत होता। मतलब हम लोग का तो आप समझिए कि जो बचपन है, जो आप सबका भी, मतलब हम लोग के जनरेशन में हम लोग का बचपन बहुत प्रताड़ना में निकला है। माने बच बचा के थोड़ा बहुत कुछ कर लिए तो कर लिए, नहीं तो फिर समझिए कि अगर धरा गए पेरेंट के हाथ में। हम लोग के यहाँ मतलब उपाय करने वाले दादाजी, पिताजी, चाचा जी, उन्हें तो पड़ोस का कोई भाई वो इलाज कर देता था, है ना, है ना। आज का समय का देखिए बच्चा सबको अपना माता पिता को तो बोलने का हिम्मत नहीं होता है, तो पड़ोस का क्या इलाज करेगा, है ना। अपने माता पिता भी नहीं बोल पाते हैं ठीक से अपने बच्चों को, है ना। तो समाज बहुत ज्यादा जो है सो इधर कुछ वर्षों के अंदर में बहुत ज्यादा चेंज हो गया है ना। और अब कोई वैसे भी अब कोई आउटडोर गेम तो लोग खेलने जा नहीं रहा है ना। पहले ना आउटडोर गेम होता था कि आदमी आउटडोर जाता था, अब तो इंडोर गेम शुरू हो गया है ना। अब इंडोर शुरू हो गया है, अब घर बाहर जाने का जो सब मोबाइले में मन लगा लिया है ना। या तो मोबाइल पर गेम खेल रहा है तो मोबाइल पर बतिया रहा है, टाइम जा रहा है। हम लोग टाइम मोबाइल में नहीं था, एगो मोबाइल आया था तो मोबाइल पर हेड ऑफ द स्टेट, मतलब फैमिली का जो हेड ऑफ आदमी उसी का कंट्रोल है। आप गलती से अगर छू दिए तो फिर उस पर भी उपाय है, बहुत तरह का उपाय झेलना पड़ता था, है ना। पगला तो टावर से तोहरा का मतलब था उस टाइम पर, पगला टावर का फेरा में हम लोग को टावर से मतलब था जी उस टाइम पर, है सांप वाला गेम। हाँ मोबाइल अगर हाथ में लग गया तो एक उपाय था सांप वाला गेम, है ना, कि बॉल खिला रहे हैं सांप को पूरा, वही उसमें टावर रहे चाहे नहीं रहे, उससे टावर से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन वो गेमों खेलते अगर कोई देख लिया ना तो फिर समझिए कि उपाय है। मतलब बहुत तरह से प्रताड़ित होकर के आदमी बड़ा हुआ है। लेकिन अच्छा बात इसका अब समझ में आता है कि वो जितना ज्यादा प्रताड़ना उस समय पे हुआ, उससे क्या हुआ कि आप आर्ट ऑफ लाइफ सीख गए, जीवन जीने का कला सीख गए। हमारे जनरेशन को एक चीज पता है कि कोई चीज अगर आप डिमांड किए तो आपको मिल भी सकता है, वो आपको नहीं भी मिल सकता है। ये हमारे फैमिली ने पहले से हमें सिखाया हुआ है। इसलिए हमारे जनरेशन में आपको स्टबन बेबी नहीं मिलेगा, जिद्दी बच्चा नहीं मिलेगा कि नहीं हमको चाहिए तो हमको चाहिए ही। अब क्या है, अब आप देखिए अब है स्टबन बेबी। माता पिता को लगता है ना कि हम अपना बच्चा को बहुते मानते हैं, अब मानने के चक्कर में जो मन सो ये हमको दीजिए, ले लो भाई। इससे उसके परवरिश में दिक्कत हो रही है। अब उसको क्या, उसको एक चीज माता पिता उसको समझा रहे हैं कि तुम जो चाहोगे वो तुमको मिल जाएगा। तो परिवार में ना मिल जाएगा, समाज भी दे देगा, बाहर का दुनिया भी दे देगा,
अब जब वो बाहर की दुनिया में आएगा, बाहर की दुनिया से कुछ डिमांड करेगा, बाहर का दुनिया उसको देगा नहीं, और जब नहीं देगा तो इसी स्थिति में उसका दिमागी संतुलन खराब होगा, इसी स्थिति में वो फ्रस्ट्रेट होगा, इसी स्थिति में वो डिमोरलाइज्ड होगा, और इसी स्थिति में क्राइम भी करेगा। देखिए नया जितने क्राइम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन में हो रहा है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने फ्रस्ट्रेशन मैनेज करने का उपाय ही नहीं सिखलाया। हम लोग को इतना ना फ्रस्ट्रेशन मिला कि आदमी बर्दाश्त कर लिया कि सब बर्दाश्त होगा, कितना बड़ा विकट परिस्थिति आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, टल जाएगा, है ना। क्योंकि अगर उधर दादाजी पिटाई कर दिए हैं, घर आ गए, कहीं माता जी का पिताजी से कोई मैटर हुआ है तो वो वाला खिस्सा भी ऊपर उतर जाएगा, उसी बीच में कहीं पिताजी सामने पड़ गए तो उनका वाला भी उतर जाएगा। तो इतना जगह पर फ्रस्ट्रेट और डिप्रेस हुए हैं कि फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है जी, है ना। ये फर्क पड़ता है ये सब शहर में रहने वाला आदमी सबको कि हम तो बड़े डिप्रेस हो गए, हम बड़ी फ्रस्ट्रेट हो गए, पगला हम लोग बचपन फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन में निकला है। फर्क नहीं पड़ता है कि कोची फ्रस्ट्रेशन होता है या कोची डिप्रेशन होता है। दिमाग खराब हुआ थोड़ी देर के लिए, दुखी हुए, फिर थोड़ी देर बाद ठीक हो गए। लेकिन कितना आदमी कहता है एक ही बात में पड़ जाएगा, उसको सोचने लगेगा, सोचते सोचते खुद का अपना संतुलन खराब कर लेगा, और यही स्थिति भविष्य में जाकर के बीमारी का कारण बन जाता है। तो माता पिता को, समाज को का बड़ा जोड़ी होता है कि वो किस तरीके से आपको पाल रहे हैं, है ना, किस तरह। उस समय लोग उतने लिटरेसी रेट उतनी अच्छी नहीं थी, खुद बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन फिर भी समाज का ताना बाना ऐसा था कि अगला जनरेशन जो आता था वो बेहतर आता था। आज टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, साधन बहुत सारा है, लेकिन समाज का ताना बाना बिगड़ गया है। इसलिए आप देखिए तब अपराध कम था, आज देखिए अपराध किस स्थिति में है। जितना ज्यादा आपको टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है उतना ज्यादा आपको अपराध बढ़ रहा है, और वैरायटी ऑफ क्राइम आ रहा है, वैरायटी ऑफ क्राइम, है ना। अधिक से अधिक आपको वैरायटीज में चीजें जो है सो मिल रही हैं और चीजें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि ठीक तरीके से कंट्रोल पावर आपको नहीं पता है कि कंट्रोलिंग बटन कहां पे है ना। बिना कंट्रोलिंग बटन बताए हुए किसी को भी जब आप बड़ा सा चीज आप हाथ में दे दीजिएगा तो संभव है कि वो उसका मिसयूज करेगा, वो उसका दुरुपयोग करेगा। तो उसको बताया नहीं जा रहा है सोसाइटी के स्तर पे। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जनसंख्या को हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। चाइना वाइना को भी सब हम लोग छोड़ दिए पीछे, तो आप समझ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं। और 2011 का जो जनगणना रिपोर्ट है वो कहता है कि प्रत्येक साल भारत ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, प्रत्येक साल, एवरी ईयर। टोटल ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है उतना भारत एक साल में दे देता है कि लो भाई संभालो इसको, है ना। ये हमारा प्रोग्रेसिव रेट है। तो इस प्रोग्रेसिव रेट में अगर हम कंट्रोलिंग बॉडी को ठीक से कंट्रोल ना करें और उसके बाद कहें कि हम सबको रोजगार नहीं मिल रहा है, भैया भगवान भी उतर के आ जाएंगे ना, तो इस बढ़ती हुई आबादी को कभी भी रोजगार नहीं दे पाएंगे जब तक कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित ना करें, है ना, अपने जनसंख्या को कंट्रोल ना करें। है कुछ तो मिल ही रहा है, आज भी मिल रहा है कुछ, कहाँ नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, सबको मिल रहा है जॉब। जॉब में देखिए रोजगार में एक है कि अब सब लोग चाहेंगे कि हमको गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, तो गवर्नमेंट नौकरी तो सबको नहीं होगा। आज जो योग्य है वो बेरोजगार नहीं है, जो योग्य है वो बेरोजगार नहीं है। अरे किसी का एक नौकरी नहीं हो रहा है, यहाँ 5 गो आदमी को आपको मिलेगा ना ऐसा ऐसा आदमी कि 5 गो नौकरी छोड़ के बैठल है, हम वही नहीं करना, हमको ही करना है, अब फिर वो निकाल दे रहा है। आप योग्यता लाइए ना अपने अंदर, दुनिया भर से क्या फर्क पड़ता है, सब लोग अपने अपने अंदर खाली योग्यता डेवलप करें ना, है ना। जब आपके पास योग्यता डेवलप आएगी तो नौकरी खुद ही आपके पास चल के आएगी और उससे आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आप खेल सोचते हैं कि आपके पास डिग्री है, आप ग्रेजुएट हो गए, लेकिन न्यायपूर्ण तरीके से अपने से पूछिए कि ग्रेजुएशन वाला एग्जाम करा दिया जाए 3 घंटा का, तो कितना पास कर पाइएगा? फेल हो जाइएगा तुरंत। ऐसा डिग्री लेके कह रहे हैं कि हमको रोजगार नहीं मिल रहा है। कौन रोजगार दे देगा आपको? इंफोसिस रोजगार दे देगा आपको, आईटी कंपनी रोजगार दे देगी? तो हमारा एजुकेशन सिस्टम का भी प्रॉब्लम है, हम खुद के साथ जस्टिस नहीं करते हैं, अपना विषय पर ठीक से कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। घर में माता पिता पढ़ने को कहते हैं, कोई टीचर पढ़ने को कहता है तो लगता है कि खराबे बात कह रहा है, पढ़ेंगे ठीक से नहीं, आप कहेंगे कि हमको रोजगार चाहिए। दूसरा से अधिकार मांगना ना बहुत आसान चीज होता है, लेकिन अपना कर्तव्य पथ पर चलना बहुत मुश्किल होता है। आप अगर ठीक से न्यायपूर्ण तरीके से अपने कर्तव्य पथ पे चलिए तो आपको सब चीज मिल जाएगा। लेकिन हम खाली कहते ना डिमांड करते हैं, लेकिन दुनिया का सच्चाई यही है
कि डिमांड से कुछ नहीं मिलता है, कमांड करने से सब कुछ मिलता है। आपको कमांड करना पड़ेगा। जो कमांड करना सीख गया उसको सब मिलता है, और जो खाली डिमांड करता है हमको ये चाहिए ये चाहिए चाहिए, उसको डिमांड से कुछ नहीं मिलता है। इतिहास इस बात का साक्षी है। इसलिए पर्सनालिटी में कमांड करने का बॉडी कंट्रोलिंग पावर होना चाहिए, डिमांड करने का नहीं। और जब कमांड होने लगेगा, बिन मांगे आपको चीजें मिलने लगेंगी। और जब डिमांड खाली करते रहिएगा, 200 बार मांगते रहिएगा, मांगते मांगते किसी के चौखट पे मर जाइएगा, तब वो कोई आदमी कुछ आपको नहीं देगा, अगर उसको पता ना हो कि आपको देने से उसको कुछ लाभ मिलने वाला है। सब लोग लाभ देखता है। तो इस दुनिया में आपको केवल अपने आप पर कमांड करना पड़ेगा। कमांड करके योग्य बनाइएगा, सब कुछ मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत या समस्या आपको नहीं होगी। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम था, ये हम लोग का उस समय किसके कमांड में था? कंपनी के कमांड में था। कंपनी कमांड की हुई थी, महारानी कमांड की हुई थी, हम लोग डिमांड कर रहे थे। तो हम लोग डिमांड कर रहे थे, हम लोग को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला, खाली डिमांड करते रह गए करते रह करते रह गए। जिस समय ब्रिटेन का खुद पर से कमांड खत्म हुआ, उसी दिन इंडिया को इंडिपेंडेंसी मिली। हमने कोई आजादी में बहुत आंदोलन करके आजादी प्राप्त नहीं कर ली थी। आजादी हमें इसलिए मिली क्योंकि ब्रिटेन 1947 में कमजोर हो चुका था, यानी उसका खुद पर कमांड खत्म हो चुका था। वो खुद पे कमांड नहीं किया। क्या कहा? क्या ताकतवर हो गया आप कमजोर। ब्रिटेन कमजोर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद दो शक्ति पावरफुल हुई, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ, और दोनों ने मिलकर के प्रेशर किया ब्रिटेन को कि सबको रिलीज करो। ब्रिटेन के पास कोई पावर नहीं था, ब्रिटेन को तो नेस्तानाबूद कर दिया था जर्मनी। ब्रिटेन केवल जीता इस वजह से क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में अमेरिका ने एटम बम गिरा दिया जापान पर, है ना। अगर जापान पर वो एटम बम नहीं गिरा होता तो आज पूरा का पूरा वर्ल्ड का पावर जो है वो सेंटर होता जापान के अंदर में। एक छोटा सा देश फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले भी 1904-05 में रूस को हरा दिया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार से पहले, है ना। रूस जैसा देश, रूस जैसे देश को जापान ने हराया, एक छोटा सा देश हरा दिया था। पूरे वर्ल्ड में यह मैसेज था कि जापान को कंट्रोल करो। ब्रिटेन आपको लगता है छोड़ने के मूड में था? ब्रिटेन हम लोग को स्वतंत्र करता, जब तक वो मजबूत रहता वो हम लोग को स्वतंत्र नहीं करता। स्वतंत्रता इसलिए मिली क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार में उसका खुद ही सनसेट हो गया, और उस टाइम पर कंट्रोल तो गया दो हाथों में, एक अमेरिका एक सोवियत संघ, और दोनों ही देश आपस में लड़ गए पूंजीवाद और समाजवाद को लेकर के। और रसिया ने और अमेरिका ने दोनों ने कहा कि भाई ब्रिटेन को कि अब आप किसी को भी गुलाम बना करके नहीं रख सकते हैं। अगर उस समय भी अपने बल पर अगर ब्रिटेन जीता होता तो हाल वही होती जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने कितना वादा किया था कि आजादी मिलते अधिकार देंगे, जीत जाएंगे तो अधिकार दे देंगे। कौन सा अधिकार दिया? 1918 के में जब फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो हमें बदले में क्या मिला? रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, नृशंस मानवीय हत्याएं हुई। वही होता सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी। लेकिन वो सौभाग्य था कि जापान ने इनका हालत खराब कर दिया, जिसके वजह से ये लोग कमजोर हुए और हमें आजादी मिली। अगर ये कमजोर नहीं होते तो ये किसी का सुनता भी नहीं, ये अमेरिका का सुनता। अमेरिका को खुद गुलाम बना कर रखे हुए थे। अमेरिका तो इसी का गुलाम था। 1776 में आजाद किससे हुआ? अमेरिका से हुआ। तो इसलिए अभी हमने क्या कहा कि कमांड करने से सब कुछ मिलता है, डिमांड करने से कुछ नहीं मिलता है। आज भारत को पूरे वर्ल्ड में सब कुछ मिल रहा है आज के डेट में, वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि भारत ने खुद पे कमांड कर लिया, भारत पावरफुल बन गया। तो आज ब्रिटेन की भी हिम्मत नहीं कि इंटरनेशनल पॉलिसी में भारत का कोई बात काट दे, है ना। और जिस ब्रिटेन ने हमें गुलाम बनाया उसी के यहां हमारे ही मुल्क का आदमी ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन के बैठा है। इसी को कहते हैं कि इतिहास हमेशा खुद को बदलता है ना। एक बार जिसने हम पर शासन किया, हमारे ही मुल्क का व्यक्ति, हमारा ही वंश वहां पर शासन कर रहा है ऋषि सुनक के रूप में, है ना। तो ये होता है इतिहास का चक्र कि कब इतिहास खुद को पलटेगा किस एंगल से, कि कोई किसी को भी नहीं पता है। इसलिए किसी का समय खराब हो चाहे किसी का समय अच्छा हो, ये बदलता रहेगा। जिसका खराब है उसका अच्छा होगा और जिसका अच्छा है उसका खराब होगा। ये टाइम हमेशा अपने हिसाब से मूव करता रहेगा और वो चलता रहेगा। यहां पर ये सारी चीजें हम लोगों ने की, अपने लाभ के हिसाब से किया, और उसके बाद जो है पूरा सिस्टम जो है वो रेलवे को यहाँ पे स्टेब्लिश किया। और ये जो चरण था, ये चरण बहुत ही बेहतरीन चरण था। इसमें सबसे अधिक विकास हुआ
और इस विकास के बाद ही इस सब पर तमाम तरह की बातें की गई। और आपको पता है कि पहले जो भारत में पहली बार जो बजट पेश किया गया था, वो बजट पहली बार कब पेश किया गया था? 1860-61 में, ठीक है, पहली बार बजट लाया गया था। और यह जो बजट लाया गया था, इस बजट में रेल बजट और आम बजट दोनों साथ ही आया था ना, दोनों साथ ही आता था, रेल बजट आम बजट दोनों साथ ही आता था, ठीक है। अब क्या है कि जब साथ ही आता था तो बाद में हुआ कि रेल बजट जो है इसको क्या किया जाए, अलग कर दिया जाए। तो 1921 में एक कमिटी बनी थी, उसका नाम था एकवर्थ कमिटी, है ना। 1921 में एक कमिटी बनी, इसका नाम था एकवर्थ कमिटी। 1921 एकवर्थ कमिटी, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, फिर मिटा देंगे तो फिर पीडीएफ नहीं जा पाएगा। 1921 एकवर्थ कमिटी, ठीक है। 21 में बना था एकवर्थ कमिटी, ठीक है। और 1924 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। 24 में रिपोर्ट दी, और 24 में रिपोर्ट देके इसने क्या कहा, इसने अपने रिपोर्ट में कहा कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए, है ना। मतलब रेल बजट अलग से दिया जाए और आम बजट अलग से दिया जाए, ताकि रेल पर अधिक से अधिक हम फोकस कर पाए। तो इसके सिफारिश को 1925 में लागू कर दिया गया, और 1925 से इंडिया में जो है वो रेल बजट सेपरेटली आने लगा, अलग से रेल बजट आने लगा, है ना। 1925 से भारत में रेल बजट अलग से आने लगा। और आप देखेंगे कि जो रेल बजट है ये आगे भी स्वतंत्रता के बाद भी अलग से ही आता था, लेकिन अभी मोदी जी के टाइम पर, ये मोदी जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनके टाइम में क्या किया गया 2017 में, कि विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर, विवेक देवराय समिति ने रिकमेंड किया, और इनके समिति के सिफारिश पर फिर से रेल बजट को आम बजट में मर्ज कर दिया गया। और वर्तमान में अब एक ही बजट आता है, उसका नाम है आम बजट, है ना। तो पहले रेल बजट आम बजट अलग अलग आता था, अब रेल बजट और आम बजट साथ ही साथ आता है। तो रेल, हाँ, तो रेल बजट को फिर आम बजट में मिला देने की सिफारिश किसने की थी? विवेक देवराय समिति ने, जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं, है ना, इकोनॉमिकल एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के, और नीति आयोग के सदस्य भी हैं। तो नीति आयोग में जो थिंक टैंक काम करता है, उस थिंक टैंक में विवेक देवराय भी हैं, जो भारत के डेवलपमेंट्स के लिए रिकमेंडेशंस करते हैं। तो इन्हीं के सिफारिश पर क्या हुआ कि रेल बजट और आम बजट दोनों एक हो गया, ठीक है। रेल बजट आम बजट दोनों क्या हो गया? एक हो गया, 2017, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे रेलवे से संबंधित तथ्य, एक शॉर्ट हैंड बनाएंगे, रेलवे से संबंधित तथ्य। हाँ हाँ, चलिए तो अन्य तथ्य लिखेंगे। एक तो पहले आप जानते हैं कि रेलवे में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ था। नेक्स्ट लिखेंगे कि कार्ल मार्क्स ने, हाँ नोट करके लिखेंगे, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने रेलवे को आधुनिक विकास का अग्रदूत कहा। कार्ल मार्क्स ने रेलवे को आधुनिक विकास का, आधुनिक उद्योग के विकास का, आधुनिक उद्योग के विकास का अग्रदूत कहा।
हाँ, अग्रदूत, ठीक है, अग्रदूत कहा, ठीक है। तिलक ने क्या कहा था पिछले क्लास में, बताया था हमने आपको, तो याद होगा, बीवी को कुछ भी बोल देना है? भारत में रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी को सजाने के समान है ना? ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, भारत में रेलवे का विकास दूसरे की पत्नी को सजाने के समान है। नेक्स्ट, क्या? मैसेंजर आप कह सकते हैं, संदेशवाहक, यही लेकर के चीजों को आगे बढ़ाएगा। हाँ, नेक्स्ट, तिलक, तो तिलक तो लिखे ही हैं पिछले क्लास में। सहचर पत्रिका के बारे में भी बताया था कि सहचर पत्रिका ने रेलवे को क्या कहा था? बंद हथकड़ी, है ना, कि भारत में रेलवे का विकास बंद हथकड़ी के समान है ना, कि मतलब एक प्रकार से क्या है, तो ये भारत के विकास को अवरुद्ध करेगा, ठीक है। हालांकि अंग्रेजों के लिए तो ये सही था, लेकिन भारतीयों के लिए सही नहीं था, क्योंकि इसका जब प्रभाव आप देखेंगे, इसका जब इम्पैक्ट देखेंगे, तो इम्पैक्ट ये था कि इसके माध्यम से भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण हुआ, है ना। सबसे जो ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट हुआ वो हुआ इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, है ना। और इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन का एक सोर्स बना कौन? आपका रेलवे। कार्ल मार्क्स ने एक और बात कही थी जो पिछले क्लास में आपको बताई थी, कि रेलवे भारत में खून चूसने की नाई बन गई, है ना। मतलब कि खून चूसने का इक्विपमेंट, है ना, लोगों को डिस्टर्ब करने का, लोगों को परेशान करने का एक दूसरा हथियार जो अंग्रेजों को मिला वो रेलवे के तौर पे मिला, ठीक है। तो इस तरीके से रेलवे को भारत में स्टैब्लिश किया गया, और इस मोटिव के साथ लिख लेंगे प्रभाव, इंपैक्ट, प्रभाव क्या था? तो लिखेंगे कि भारत में रेलवे के कारण आर्थिक शोषण, रेलवे के कारण आर्थिक शोषण बड़े स्तर पर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप, बड़े स्तर पर हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप भुखमरी, कुपोषण, गरीबी, गरीबी इत्यादि भारत में आई। इत्यादि भारत में आई, ठीक है। तो ये सारा चीज किसके वजह से हुआ? रेलवे के वजह से हुआ। ये अलग बात है कि आफ्टर इंडिपेंडेंसी, आजादी के बाद, ये बात स्वीकार करने में कोई असहजता नहीं है कि रेलवे भारत का लाइफलाइन है ना। रेलवे के माध्यम से भारत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और अभी भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला टॉपिक बनाएंगे, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, धन का निष्कासन, ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यहां तक बताइए किसी